अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और ये जो चैप्टर है ना, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से आप लोगों को जैसे पता है कि जो पीएमडीसी ने हमें चैप्टर अनाउंस किए हुए हैं उन सब से एमसीक्यूज आएंगे। अब हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके किन टॉपिक से कितने एमसीक्यूज आएंगे ये आप लोगों को मस्ट पता होना चाहिए, जो कि आज के टॉपिक के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस से जो है हमारे पास एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस टॉपिक से, इस चैप्टर के किस टॉपिक से जो है वो एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि पीएमडीसी ने हमें कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के अंदर रेकमेंड किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी रिसेप्टर। ठीक है ना, रिसेप्टर के अंदर हमने ये देखना है कि रिसेप्टर होते क्या है, फिर हमने बताना है कि रिकॉग्नाइज करना है कि रिसेप्टर एज अ ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना, सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है दैट इज द न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे उसके स्ट्रक्चर को, यानी कि हम यहाँ पर डायरेक्टली डायग्राम को डिस्कस करेंगे। डायग्राम, एक बात याद रखिएगा कि जो एमडी कैट होता है ना उसमें जो डायग्राम बेस एमसीक्यूज होते हैं ना वो डायरेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना स्ट्रक्चर को जो है वो अच्छे से करना है। और इसमें हमारे पास जितना भी स्ट्रक्चर इंक्लूड है, जैसे कि हमारे पास सेल बॉडी है, इसी तरह से हमारे पास डेंड्राइट है, एक्सोन है, माइलिन शीथ है, ये सारे का सारा हम यहाँ पर जो है वो करेंगे। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है दैट इज़ द नर्व इम्पल्स। ठीक है ना, ये भी हम डिटेल से करेंगे और क्लासीफाई करेंगे रिफ्लेक्सेस को। ठीक है ना, फिर हमने क्या करना है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन एंड द कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। मतलब क्या है कि न्यूरॉन्स के टॉपिक में हमें जो है वो चार टॉपिक जो है वो हमें यहाँ पर कवर करने हैं। फिर हमारे पास आता है जी ब्रेन। ब्रेन के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके पार्ट्स को, यानी कि हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जितने भी हमारे पास उसके यहाँ पर पोर्शन है, जैसे कि हमारे पास मिड ब्रेन है, ठीक है ना, इसी तरह से हमारे पास सेरिब्यूलम है, सेरिब्रम है, इसी तरह से ब्रेन स्टेम है, ये सारा को डिस्कस करेंगे। और फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। ठीक है ना, अब इन टॉपिक्स में से किस टॉपिक के अंदर से एमसीक्यूज मस्ट आएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को यहाँ पर पता चल सके। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये टर्म समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या होता है। देखो भाई, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि बॉडी ये डिफरेंट पार्ट्स का, ठीक है ना, सही टाइम पर जो है काम करना और मिलकर काम करना, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। डेफिनेशन को हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है कि प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर इन अ प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। याद रखिएगा कि एमडी कैट में जो डेफिनेशन होती है वहाँ से भी एमसीक्यूज डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो डेफिनेशन को भी आप लोगों ने जो है ज़रूर ही याद रखना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर और क्या होता है कि टू रिस्पोंड इन इंटरनल और द एक्सटर्नल चेंजेस, यानी कि हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का मिलकर काम करना और सही तरह से काम करना, वक्त पर काम करना, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन को यहाँ पर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन के हमारे पास मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या चीज़, एक होता है CNS। CNS को देखा जाए तो इसमें हमारे पास इंक्लूड होता है हमारा ब्रेन प्लस हमारा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या चीज़ होती है जी, दूसरी होती है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन को यहाँ पर देखें तो इसमें हमारे पास ग्लैंड्स आते हैं, इसमें हमारे पास हार्मोन्स वगैरह आते हैं, जो कि हमारे पास 2024 के सिलेबस तक था। अब यहाँ पर जो हमारे पास न्यू सिलेबस है उस सिलेबस में हमारे पास ये केमिकल कोऑर्डिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है। हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ द ब्रेन और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं CNS, इसके यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। अब वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं वन बाय वन करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास क्या चीज़, रिसेप्टर। रिसेप्टर को देखा जाए तो रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर हमारे पास वो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर जितनी भी चेंजेस हो रही होती हैं उनको क्या करते हैं, उनको कैच करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे कि मैंने कहा कि रिसेप्टर जो होते हैं वो
हमारी बॉडी के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। अब ये कौन से स्पेशलाइज सेल्स हो सकते हैं? जितने भी हमारी बॉडी के क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं जी? सेंसरी ऑर्गन जितने भी आप लोग देखते हो, ठीक है ना, हमारी आईज हैं, हमारा नोज है, हमारे ईयर्स हैं, ठीक है ना, हमारी स्किन है, ठीक है ना, यहाँ से जितना भी चेंज हमारी बॉडी के अंदर से या बाहर से हमें डिटेक्ट होता है, वो कौन डिटेक्ट करते हैं? रिसेप्टर ही डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, रिसेप्टर को जो है ना हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक और नाम भी हम इनको देते हैं, किस चीज़ का नाम देते हैं? ट्रांसड्यूसर का इनको हम यहाँ पर क्या देते हैं? नाम देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, फिर हमारे पास जब रिसेप्टर किसी भी चेंज को यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, चेंज अगर हम देखिए ना बायो की लैंग्वेज में, जो चेंज होता है ना, उस चेंज को हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं? स्टिम्युलाई का नाम दे देते हैं। ठीक है, स्टिम्युलाई क्या होती है? कोई भी चेंज इंटरनली या एक्सटर्नली इन्वायरमेंट के अंदर हो तो वो हमारे पास क्या होता है? स्टिम्युलाई होता है। सपोज कर लो हमारे पास रिसेप्टर ने स्टिमुलाई को क्या कर लिया? कैच कर लिया। ठीक है, अब ये स्टिमुलाई जो है ये जाएगी किसके पास? न्यूरॉन के पास। ठीक है, अब न्यूरॉन क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशलाइज नर्व सेल, यानी कि हमारे CNS के क्या होते हैं? स्पेशलाइज स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट होते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं कि जो भी स्टिमुलाई रिसीव हुआ है उसको क्या करते हैं? उसको यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि व्हाट हैपनिंग। ठीक है ना, जब हमारी बॉडी के अंदर या बाहर कोई भी चेंज होता है तो उसको डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर और उसको एनालाइज करने वाले क्या होते हैं? न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन के बाद आता है जी इफेक्टर। न्यूरॉन जब ये एनालाइज कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर या बाहर क्या हो रहा है तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंग कमांड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर किसको देते हैं? इफेक्टर को देते हैं। अब इफेक्टर क्या हो सकते हैं? इफेक्टर हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो वो मसल हो सकते हैं या फिर वो ग्लैंड हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स मतलब क्या है कि जो स्टिमुलाई आई थी वो नर्व इम्पल्स में चेंज होगी और नर्व इम्पल्स जो है यहाँ पर दोबारा इसका सिग्नल जो है हमारे इफेक्टर को दिया जाएगा। इफेक्टर फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। सो ये है हमारे पास क्या चीज़? हमारे पास कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहाँ से MCQ आ सकता है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स जो है यहाँ पर रिसेप्टर की पढ़ेंगे। जैसे कि रिसेप्टर की टाइप है ऑन द बेस ऑफ स्टिमुलाई, फिर हम यहाँ पर करेंगे ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। दो है हमारे पास। ठीक है, तो स्टिमुलाई की बेस पर और हमारे पास जो है यहाँ पर लोकेशन की बेस पर जो है हम रिसेप्टर को डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ इस रिसेप्टर से MCQs आएंगे। ठीक है ना, यहाँ से जितने भी हम यहाँ पर टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ से MCQs आएंगे, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है। तो पहला हमारे पास ऑन द बेस ऑफ स्टिमुलाई रिसेप्टर जो है हमारे पास, दैट इज द कीमो रिसेप्टर। कीमो किसको बोलते हैं? कीमो बोलते हैं केमिकल को। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो रिसेप्टर होते हैं ये क्या करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई ऑफ स्मेल, यानी कि ये स्मेल को जो है यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्मेल को हम यहाँ पर अगर हम अपनी बॉडी का कौन सा ऐसा ऑर्गन है देखें तो वो डिटेक्ट करते हैं, वो हमारा नोज है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। इसके अलावा कीमो रिसेप्टर में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है कि इस चीज़ को, टेस्ट को भी डिटेक्ट किया जाता है। इसी तरह से ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसको भी यहाँ पर जो है डिटेक्ट किया जाता है, ग्लूकोज की, ऑक्सीजन की। ठीक है ना, इसी तरह से अमाइनो एसिड है एंड द फैटी एसिड, ये सारे के सारे डिटेक्ट करने का काम किसका होता है? कीमो रिसेप्टर का होता है। अब ये जो रिसेप्टर हैं आपको हम जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं? जैसे कि हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर मिलते हैं। हाइपोथैलेमस क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के अंदर मैं आपको भी समझाती हूँ। नेजल एपिथेलियम यानी कि हमारे किस में मिलते हैं? हमारे नोज के अंदर मिलते हैं और हमारी जबान के ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या चीज़ जो है ये डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि टच है, प्रेशर है, हेयरिंग है एंड द इक्विलिब्रियम। ये सारा कुछ किसका काम होता है? मैकेनो रिसेप्टर का काम होता है। अच्छा, इनको जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कहाँ पर होते हैं? इनको क्या क्या कहा जा सकता है? जैसे कि इनको मेजनर कॉर्पसल भी कहते हैं, पेसिनियन कॉर्पसल भी कहते हैं और बेरो रिसेप्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास फोटो रिसेप्टर। फोटो कहते हैं किस चीज को? लाइट को।
ठीक है। अब ये डिटेक्ट क्या करते हैं, स्टिमुलाई ऑफ लाइट, और ये प्रेजेंट होते हैं। अब लाइट है, लाइट का काम हमारे बॉडी के किस ऑर्गन से होता है, हमारी आईज से होता है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी आईज के अंदर भी सेल्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारी आई है, आई के जो थर्ड इनर लेयर होती है, उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे सेल्स दिखती हैं, रॉड एंड कोन्स सेल, उनके अंदर यहाँ पर ये फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आता है जी नोसिसेप्टर। नोसी जो है ये वर्ड रिलेट कर रहा है किस चीज़ से, पेन से। हमारी बॉडी में हमें कहीं पे भी चोट लगती है तो पेन को फील कराने वाले, पेन की स्टिमुलाई को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर हैं वो हमारे नोसिसेप्टर होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हमारी स्किन के अंदर, जॉइंट्स के अंदर और इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है जी थर्मोसेप्टर। अब थर्म वर्ड निकला है किस चीज़ से, हीट से। हीट है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से क्या कर रहे होंगे, इंक्लूड कर रहे होंगे। जैसे कि कोल्ड हो गया और वार्म हो गया, गर्मी और सर्दी में जो भी स्टिमुलाई हमें यहाँ पर रिसीव होगी तो उसको रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर हैं वो हमारे थर्मोसेप्टर होते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, स्किन में और हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं। तो ये थे हमारे पास रिसेप्टर ऑन द बेस ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, उस चेंज के अकॉर्डिंग जो रिसेप्टर थे मैंने आपको बता दिया। यहाँ से एमसीक्यूज मस्ट आएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ रिसेप्टर ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, कि हमारी बॉडी में किस जगह के ऊपर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा और उसका काम क्या होगा। अब ये हम डिस्कस करते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोप्रायोसेप्टर। अब ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है बॉडी की पोजीशन, यानी कि आप अगर अपनी बॉडी की पोजीशन देखो कि आप अभी की सिचुएशन में किस तरह से हैं, ठीक है ना। अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं इस वक्त स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, आप बैठे हुए होंगे, कोई लेटा हुआ होगा, ठीक है, तो कोई भाग रहा होगा। ये जो पोजीशन है ना, इसको डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर होते हैं दैट इज द प्रोप्रायोसेप्टर। और ये कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकते हैं, हमारे मसल में, हमारे टेंडन्स में, हमारे जॉइंट्स के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटीरोसेप्टर। एक्सटीरो वर्ड निकला है एक्सटर्नल से, जिसका मतलब क्या होता है कि ये ऐसे रिसेप्टर हैं ये जो हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। ये आउटसाइड स्टिमुलाई जो होती है उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टच है, लाइट है, साउंड है, स्मेल है, टेस्ट वगैरह। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फाउंड इन आवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। फिर होते हैं एंटीरोसेप्टर। इंटीरो वर्ड निकला है इंटरनल से, तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी के कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इनसाइड द बॉडी ये प्रेजेंट होंगे। और इसका काम क्या है कि ये क्या करते हैं, ये ब्लड प्रेशर हो गया हमारा, हमारे ब्लड की पीएच हो गई या ऑक्सीजन लेवल हो गया, उसको ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। अब हमारे पास एक और टर्म है सेंसरी मोडालिटीज। इसका मतलब क्या होता है कि एक टाइम में हमारा बॉडी डिफरेंट स्टिमुलाई को कैसे डिटेक्ट करता है। अब इस वक्त की एग्जांपल ले ले अगर, तो यहाँ पर देखिए कि आप लोग मुझे सुन रहे हो, पहली हमारे पास स्टिमुलाई है, ठीक है ना, मैं चुप हो जाऊं, ठीक है ना, बिल्कुल चुप हो गई मैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, स्टिमुलाई है। पहले बोल रही थी, अब मैं चुप हो गई, तो ये क्या है, चेंज हो रहा है, तो ये एक स्टिमुलाई है, ठीक है ना। आप मुझे देख रहे हो अपनी आईज से, तो ये भी एक स्टिमुलाई है, ठीक है ना। आप अपने हाथों से लिख रहे हो, ये भी एक स्टिमुलाई है। तो एक वक्त में इतने सारे स्टिमुलाई जो है वो कैसे डिटेक्ट हो रही है और कैसे परफेक्टली काम कर रहा है हमारा बॉडी, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि सेंसरी मोडालिटी। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलाई, डिफरेंट स्टिमुलाई एट अ टाइम रिसीव होती हैं और बॉडी उनको क्या कर रहा होता है, रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। क्यों, ऐसा क्या है बॉडी के अंदर, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें ना रिसेप्टर, क्योंकि स्टिमुलाई को रिसीव करने वाले क्या है, रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसेप्टर ही रिसीव कर रहे होते हैं स्टिमुलाई को। अब ये जो रिसेप्टर होते हैं ना, हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज के ऊपर होते हैं, एक ही जगह के ऊपर नहीं होते। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होती है कि उन रिसेप्टर की यहाँ पर अगर हम देखें ना, यहाँ पर उनकी जो शेप होती है, ठीक है ना, वो भी हमारे पास क्या होती है, शेप टाइप वगैरह क्या होती है, डिफरेंट होते हैं। दैट्स वाई हमारा बॉडी जो है वो एक टाइम में डिफरेंट जो है वो स्टिमुलाई को क्या करता है, रिसीव करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हमारे पास क्या चीज, सेंसरी मोडालिटीज। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। यहाँ से डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर ध्यान से जो है यहाँ पे देखना है।
अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें ना स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होते हैं बेसिकली, अगर हम यहाँ पर देखें ना, ये हमारी बॉडी के क्या होते हैं, लार्जेस्ट सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं, लार्जेस्ट सेल होते हैं, ठीक है ना। प्लस अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो CNS होता है ना, उसका ये हमारे पास स्ट्रक्चरल, प्लस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ये फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसको डायग्रामेटिकली, यहाँ पर इसके पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करें तो ध्यान से देखिएगा, एक एक पार्ट में आप लोगों को यहाँ पर बताने लगी हूँ, एक एक पार्ट के अंदर है क्या, उसका काम क्या है, सारा कुछ डिटेल के साथ देखेंगे। बस यहाँ पर आप लोगों ने फोकसली होके बैठना है। और उससे पहले अगर यहाँ तक पहुँच गए और आप लोगों को समझ आ गई है तो प्लीज़ आप लोगों ने अपना अच्छा सा फीडबैक देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर जो है इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कर लें, ताकि आप सुन रहे हो, आपका भला हो रहा है तो दूसरों का भी हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में न्यूरॉन के दो ही पार्ट है, ठीक है ना। एक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, सेल बॉडी को, और दूसरा होता है हमारे पास एक्सॉन। तो अब यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आप लोगों को ग्रीन कलर में आप लोगों को छोटे छोटे जो है यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट वी कॉल दी डेंड्राइट। क्या है जी, ये हैं जी डेंड्राइट्स। अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, बेसिकली अगर हम यहाँ पर इनको देखें तो डेंड्राइट्स क्या होती हैं, ये थिन थ्रेड्स होते हैं। क्या होते हैं, ये थिन थ्रेड्स होते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इनको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन का। क्या नाम दे देते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन या फिर एक्सटेंशन का, ठीक है, एक्सटेंशन का हम इनको नाम दे देते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म से ही जो है एरीज होते हैं, ठीक है, पहली बात। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है ना, डेंड्राइट्स जो है इनका काम अगर हम यहाँ पर देख लें तो इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं किस चीज को, स्टिम्युलाई को, ठीक है, प्लस ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं इम्पल्स को। याद रखिएगा, इसके दो काम है, रिसीव करते हैं स्टिमुलाई और कैरी करते हैं किस चीज को, इम्पल्स को। ये हो गया हमारे पास डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये वाला जो आप लोग राउंड वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज दी सेल बॉडी। ये क्या होता है जी, ये है जी सेल बॉडी। अब सेल बॉडी को देखो, जिस तरह से हमारा एक टिपिकल सेल होता है, ठीक है ना, उसका अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर उसका यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है जी, साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को सेल बॉडी के अंदर जो हमारा न्यूरॉन है, यहाँ पर भी ये क्या मिलेगा आप लोगों को, इसका साइटोप्लाज्म मिलता है। जिस तरह से हमारे एक टिपिकल सेल में न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या दिखेगा, आप लोगों को न्यूक्लियस दिखेगा, आप लोगों को जो है वो अदर ऑर्गेनेलीज दिखेंगे। जो जो ऑर्गेनेलीज हमारे एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो सारी की सारी ऑर्गेनेलीज आप लोगों को हमारे न्यूरॉन के सेल बॉडी के अंदर भी दिखेंगी, लेकिन सिवाय एक के, ठीक है, सिवाय एक के। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सी है जी, एक्सेप्ट सेंट्रियोल, ठीक है। अब सेंट्रियोल यहाँ पर क्यों नहीं होता, सोचने की बात है, वो ये है क्योंकि हमने जब सेल डिवीजन पढ़ा था, ठीक है ना, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग FSC सेकंड पार्ट में भी आप लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हो, सेल डिवीजन पढ़ते हो। तो उसमें हमने यहाँ पर पढ़ा था, जब इंटरफेज हो रहा था तो इंटरफेज का हमारे पास एक फेज था, G0 फेज। उसमें क्या बताते थे, उसमें ये बताते थे कि हमारी बॉडी के कुछ सेल ऐसे होते हैं कि जो जैसे बन गए वैसे वो बन जाते हैं, फिर वो डिवाइड नहीं होते, वो G0 फेज के अंदर चले जाते हैं। तो उनमें से हमारे पास हमारा क्या है, हमारा न्यूरॉन भी एक यही सेल है, ठीक है ना, कि वो G0 फेज में चला जाता है। अब G0 फेज में जाने का मतलब क्या है कि वो सेल फिर लाइफ में कभी डिवाइड नहीं होगा, वो जितना बन गया है, जैसे बन गया है, वो डिवाइड नहीं होगा। अब डिवीजन के लिए हमें पता है हमारे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रियोल नहीं है क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होता। जितना IQ, जितने न्यूरॉन हमें मिलने थे, हमें अल्लाह पाक ने दे दिया, फिर ये डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने कहा था G0 फेज में हमारी आई सेल भी क्या हो जाता है, G0 फेज में चला जाता है। क्यों, क्योंकि अगर वो फिर
जो है वो जी0 फेज में ना जाता तो आज हमारी आंख का कलर और है, कल और होता। तो यहाँ पर क्या हो जाती, गड़बड़ हो जाती। सेम इसी तरह से हमारे पास न्यूरॉन में भी क्या नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं होता, दैट्स वाई ये सेल डिवीजन नहीं करता। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि सेल बॉडी का काम देखें तो सेल बॉडी का काम क्या होता है, एक तो ये हमारा जो न्यूरॉन होता है उसका क्या है, ये कंट्रोल सेंटर है। क्या है, एक तो ये इसका कंट्रोल सेंटर है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बताएं तो यहाँ पर क्या होती है, प्रोटीन की यहाँ पर क्या होती है, सिंथेसिस होती है। अब प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होगी, जैसे कि मैंने कहा टिपिकल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी आप लोगों को ग्रेन्यूल दिखते हैं, जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, राइबोसोम। बिल्कुल नहीं, न्यूरॉन के केस में हम राइबोसोम को कोई और नेम से पुकारते हैं, दैट इज द नीजल। ठीक है, नीजल ग्रेन्यूल है। तो हमारे पास क्या चीज है, तो हमारे पास राइबोसोम, लेकिन इसका नाम हमारे पास क्या है, नीजल ग्रेन्यूल। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को सेल बॉडी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज द एक्सॉन। ये जो आप लोग व्हाइट कलर में एक लॉन्ग थ्रेड देख रहे हो, ठीक है, न्यूरॉन को देखो ना, दो तरह की इसमें थ्रेड है। एक हमारे पास छोटे छोटे हैं जिसको डेंड्राइट बोल रहे हैं, और एक लंबा सा है उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं जी एक्सॉन। अब अगर हम यहाँ पर एक्सॉन को देखें, ठीक है ना, एक्सॉन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक्सॉन जो होता है ये क्या होता है, ये लॉन्ग थ्रेड है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक लॉन्ग थ्रेड होता है। लॉन्ग थ्रेड के अलावा अगर यहाँ पर हम देखें, जिस तरह से जो टिपिकल सेल है, टिपिकल सेल की यहाँ पर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एक्सॉन है, एक्सॉन की भी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। CM लिख रही है, उसका मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एक्सोलेमा का हम इसको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है, इसका एक्सॉन का हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म भी है, और उस साइटोप्लाज्म को हम नाम क्या दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या हम नाम दे देते हैं, एक्सोप्लाज्म का नाम दे देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो एक्सॉन है, एक्सॉन का अगर हम यहाँ पर काम देखें तो ये क्या करता है, ये कैरी करता है, या फिर हम यूं कहें कि ये क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है। ठीक है, क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है किस चीज को, नर्व इम्पल्स को, जो मैसेज आया है। ठीक है, नर्व इम्पल्स बोले तो क्या, जो मैसेज आया है, ये ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स टू अदर न्यूरॉन, या फिर हम कहते हैं किस चीज को, मसल्स को, या इफेक्टर। मसल को यहाँ पर हटा के आप लोग इफेक्टर भी लिख सकते हो। तो ये इसका हमारे पास क्या होता है, काम होता है। तो हमने यहाँ तक 3 पोर्शन पढ़े, डेंड्राइट, एक्सॉन एंड द सेल बॉडी। ठीक है, काम भी समझा दिए और यहाँ पर बता भी दिया कि ये क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा जो है वो इसको अगली स्लाइड पर लेके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हमने डेंड्राइट, सेल बॉडी और हमने एक्सॉन कर लिया था। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं स्पेशलाइज्ड सेल। क्या मिलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलते हैं। अब ये जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, इनको हम नाम क्या दे देते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं श्वान सेल का। किनका नाम दे देते हैं, श्वान सेल का नाम दे देते हैं। अब ये जो श्वान सेल होते हैं ना, बेसिकली ये हमारे पास किस तरह के सेल होते हैं, ये हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। अब न्यूरोग्लियल सेल का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेल होते हैं जो कि न्यूरॉन को नरिशमेंट देते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। देखो भाई, जिस तरह से हमारे सेल को भी क्या चाहिए होती है, यहाँ पर जो है वो नरिशमेंट चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो हमारा न्यूरॉन भी इससे अलग नहीं है, उसको भी यहाँ पर नरिशमेंट चाहिए। तो वो जो प्रोवाइड करने वाले सेल है, दैट इज दी श्वान सेल। ठीक है, अच्छा, श्वान सेल के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये जो है, ठीक है ना, आप लोगों को एक ग्रीन लेयर दिख रही है। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ठीक है ना, अब ये जो माइलिन शीथ होती है ना, इसको बनाने वाले कौन होते हैं, श्वान सेल होते हैं। और बेसिकली ये जो माइलिन शीथ होती है ना, माइलिन शीथ का अगर हम यहाँ पर काम देखें तो ये इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है क्या चीज, इंसुलेशन।
ठीक है। प्रोवाइड करिए इंसुलेशन, इंसुलेशन प्रोवाइड क्यों करिए, ताकि जो भी इम्पल्स यहाँ से गुजरे वो किस तरह से गुजरे, वो स्पीडीली गुजरे, ठीक है, वो डिले ना करे। तो ये हमारे पास माइलिन शीट का काम होता है, ठीक है ना। अब माइलिन शीट को अगर हम यहाँ पर देखो तो हमारे पास क्या होता है, ये जो श्वान सेल होते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप बना रहे होते हैं। और वो गैप क्यों आ रहा होता है, वो इसलिए आ रहा होता है कि जहां जहां ये गैप है ना, ये आप लोग गैप देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाला जो आप लोग गैप देख रहे हो, ठीक है ना, इस गैप को पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको कहते क्या है। इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। क्या हम बोलते हैं, नोड ऑफ रणवीर, ठीक है। अब यहाँ पर ये नोड ऑफ रणवीर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जिस जिस जगह के ऊपर माइलिन शीथ नहीं है। अच्छा, माइलिन शीथ बेसिकली हमारे पास एक फैटी लेयर होती है, ठीक है ना, लिपिड की बनी होती है, एक फैटी लेयर होती है। अब जहाँ जहाँ पर हमारे पास ये जो माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, वहां गैप बन रहा होता है, और उस गैप को हम नाम क्या दे देते हैं, नोड ऑफ रणवीर का हम उसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये नोड ऑफ रणवीर यहाँ पर क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होगी कि जो भी इम्पल्स आएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, वो जंपिंग फॉर्म में जाएगा, जंप करता करता जाएगा। अब ये जंप करता करता क्यों जा रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी क्या चीज, इंक्रीज द स्पीड ऑफ इम्पल्स, ठीक है ना। ये भी क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स को क्या करेगा, स्पीड करेगा, स्पीड अप करेगा। और ये जो हमारे पास मूवमेंट है ना, कि जिसमें जो इम्पल्स है वो जंपिंग वे के अंदर जा रहा है, लाइक दिस, ठीक है ना, यहाँ से जंप किया तो यहाँ पर आया, यहाँ से जंप किया तो इधर आया, ठीक है। तो अब ये जो जंपिंग वे है, इस चीज को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि ये क्या है, हमारे पास साल्टेटरी कंडक्शन है। समझ आ गया आप लोगों को इतना। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है कि ये जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन का ये हमारे पास क्या है, एंड पॉइंट है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। और इस एंड पॉइंट को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, यहाँ पर हम इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या हम इसको नाम दे देते हैं, एक्सॉन टर्मिनल का हम इनको नाम दे देते हैं। और इन एक्सॉन टर्मिनल को देखो तो इनके ऊपर ना आप लोगों को यूं इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं। आप डायग्राम को देखिए, यहाँ पर इस तरह के क्या दिखते हैं, स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम क्या दे देते हैं, इनको नाम दे देते हैं जी साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। अब इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एक केमिकल। क्या मिलता है जी, एक केमिकल। उसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, न्यूरोट्रांस, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, जो कि क्या कराता है, इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक स्ट्रक्चर था न्यूरॉन का, डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर रह गया हो, आप लोगों को समझ ना आई हो, तो आप लोग इजीली कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँच गए हो तो अपना अच्छा सा फीडबैक आप लोगों ने मुझे लाजमी प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं, टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन। देखो भाई, हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, अब हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ते हैं ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन की बेस पर हम इसकी टाइप पढ़ रहे हैं। फिर आएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। दो तरह की हम यहाँ पर टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहले हम अकॉर्डिंग टू द फंक्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास जो न्यूरॉन है उसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन को हम यहाँ पर एक और नाम दे देते हैं, एफरेंट न्यूरॉन का भी हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारी आईज में, एयर्स में, स्किन में, नोज में, टंग, यानी कि आप यूँ समझे कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है ये यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं। इसका काम देख लें तो इसका काम क्या होता है कि ये रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को फ्रॉम रिसेप्टर, और फिर उसको भेज देते हैं कहाँ पर, CNS की तरफ, हमारे ब्रेन की तरफ, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास मोटर न्यूरॉन। इसको हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एफरेंट न्यूरॉन कौन से होते हैं, इफरेंट न्यूरॉन कौन से होते हैं। लोकेशन की बात करें तो हमारे CNS यानी कि हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आप लोगों को दिखते हैं। काम इनका चेक कर ले तो इनका काम क्या होता है कि ये कैरी करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम CNS टू इफेक्टर। सेंसरी क्या कर रहे थे कि ये स्टिमुलाई जो है रिसीव कर रहे थे रिसेप्टर अंदर या बाहर से, फिर उसको भेज रहे थे हमारे
किसकी तरफ, हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की तरफ। अब मोटर क्या करेंगे कि जो भी सीएनएस पे जो स्टिमुलाई आई या सीएनएस उसको एनालाइज करने के बाद दोबारा कमांड करेगा किसकी तरफ, इफेक्टर की तरफ, कि वो क्या करे, वो शो करे रिस्पॉन्स को। ठीक है, फिर आता है जी इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन को हम एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं और ये आप लोगों को जो है कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिल सकते हैं। ये इंटरन्यूरॉन है, मतलब क्या करेंगे, ये जो हमारा मोटर न्यूरॉन है या फिर जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें हमारे पास 4 तरह के क्या आते हैं जी, न्यूरॉन होते हैं। पहला है हमारे पास क्या चीज, यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन हमारे पास एक ऐसा न्यूरॉन होता है कि जिसमें हमारे पास सेल बॉडी से सिर्फ एक ही प्रोसेस निकला होता है। मैं डायग्राम आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। ये सपोज करो सेल बॉडी है और इस सेल बॉडी से ये एक ही क्या निकला होता है, एक ही हमारे पास जो है यहाँ पर प्रोसेस निकला होता है। तो ये हमारे पास कौन सा न्यूरॉन है, ये हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन है। ठीक है, अब यूनिपोलर न्यूरॉन में हमारे पास बाद में क्या होता है कि 2 ब्रांचेस के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, एक थ्रेड 2 ब्रांचेस के अंदर मुझे डिवाइड हो जाता है। एक जाती है हमारे पास पेरिफेरल प्रोसेस और दूसरा हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेस। लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं जी डोर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर, और फंक्शन की बात करें तो ये कैरी करते हैं सेंसरी इंपल्स, ठीक है, रिसेप्टर से कहाँ तक, सीएनएस की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिपोलर आता है। फिर होता है हमारे पास क्या चीज, बाइपोलर न्यूरॉन। इसमें हमारे पास क्या होती है कि ओनली वन प्रोसेस, इसमें एक्सॉन होता है और डेंड्राइट होता है। यानी कि ये आप लोग क्या देख रहे हो, ये सेल बॉडी है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, डेंड्राइट निकल रहा होगा और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये सेल बॉडी होगा। तो इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, बाइपोलर है। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास जो 2 थ्रेड हैं वो निकल रहे होंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर होते हैं, रेटिना ऑफ द आई, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यानी कि हमारे नोज में होगा, और हमारा इनर एयर यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। काम क्या है इनका, ये ट्रांसमिट करते हैं स्पेशल सेंसेस को, जो कि हमारे आई, नोज और एयर्स की अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास मल्टीपोलर, जो अभी हम अपना न्यूरॉन पढ़कर आए हैं, दैट इज द मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देखा कि यहाँ पर क्या होता है, सेल बॉडी होता है और यहाँ से क्या निकल रहे होते हैं, डेंड्राइट्स निकल रहे होते हैं, और एक एक्सॉन है, यहाँ से उसकी क्या होती है, एक्सॉन टर्मिनल होती है। तो ये हमारे पास किस तरह का है, ये है जी मल्टीपोलर। ठीक है, तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास मैनी डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन होता है और एक सेल बॉडी होती है। लोकेशन की बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपको सबसे ज्यादा ये मल्टीपोलर न्यूरॉन दिखते हैं। फंक्शन की बात करें तो ये कैरी करते हैं मोटर इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जी सूडो मल्टीपोलर। सूडो किसको कहते हैं, सूडो कहते हैं फॉल्स को। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि एक ही सिंगल प्रोसेस होगा, फिर 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। कैसे, ये है हमारा सेल बॉडी। ठीक है, अब इस सेल बॉडी से देखो ये एक प्रोसेस निकला हुआ है, एक धागा निकला हुआ है। बाद में ये धागा फिर क्या करता है, 2 प्रोसेसेस के अंदर यूं इस तरह से क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है अपने आप को। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये देखो, ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये 2 ब्रांचेस दिख रही हैं। अच्छा, यहाँ पर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल नर्व। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वहां पर जो डोर्सल रूट गैंग्लिया होते हैं, जहाँ पर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन की बात करें तो एक्ट करते हैं एज अ सेंसरी न्यूरॉन, या फिर अगर हम यूं कहें ये जो सूडो मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है ना, ये इसको अगर हम देखें तो ये किस तरह का है, ये यूनिपोलर की तरह से दिखता है। अब यूनिपोलर की तरह से किस तरह से दिख रहा है, यहाँ पर देखो तो ये देखें, इस डायग्राम में देखें, यूनि में देखें तो यहाँ पर ये देखिए कि ये एक सेल बॉडी और उससे एक प्रोसेस निकला हुआ है। यहाँ अगर नोट करो तो एक ही सेल बॉडी है और एक ही यहाँ पर ये प्रोसेस निकला हुआ है। बाद में ये जो है ये चेंज हो जाता है 2 के अंदर। तो ये मिलता जुलता है हमारे पास किस तरह से, यूनिपोलर से। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं ह्यूमन ब्रेन को। अगर ह्यूमन ब्रेन को देखा जाए तो ये हमारा मेन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट पार्ट्स दिखते हैं, ठीक है ना। वन बाय वन करके हम इनके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं और अभी मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि इसके किस पार्ट में से जो है वो MCQ आएगा, तो आप लोगों ने इसको जो है वो ध्यान से देखना है, ठीक है ना। कौन कौन सा पार्ट है और उस पार्ट के अंदर फिर सब पार्ट्स है, यानी कि उसके कंपोनेंट है डिफरेंट, तो हम यहाँ पर उनको जो है वो डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन प्रेजेंट कहाँ पर होता है। ह्यूमन ब्रेन जो है आप लोगों को हमारे किस में मिलता है, हमारी स्कल में मिलता है, ठीक है ना। स्कल में आप लोगों को यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ क्या दिखती है, क्रैनियम दिखती है, ठीक है। क्या दिखती है आप लोगों को, क्रैनियम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, ये है जी क्रैनियम, ठीक है, ये है जी क्रैनियम। अच्छा, क्रैनियम के बाद यहाँ पर अगर हम देखें ना, हमारा जो ब्रेन होता है वो किस तरह से प्रोटेक्टेड होता है, तो यहाँ पर हमारे ब्रेन की जो प्रोटेक्शन होती है बाय द मेनिंजेस, किस तरह से होती है, मेनिंजेस से होती है। अब ये जो मेनिंजेस होती है ना, इसमें 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती है। तो मैं वन बाय वन करके आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। अब सपोज कर लो यहाँ पर हमारे पास जो स्कल है, हमारा जो क्रैनियम है, क्रैनियम के बाद आप लोगों को, क्रैनियम के नीचे आप लोगों को जो है बेनिथ द क्रैनियम आप लोगों को एक लेयर दिखती है, वी कॉल्ड इट दी, कौन सी हमारे पास लेयर होती है, दैट इज द ड्यूरा मैटर। कौन सी होती है जी, ड्यूरा मैटर, ठीक है। अब ड्यूरा मैटर के बाद आप लोगों को ये दरमियान वाली जो दिख रही है, ठीक है ना, ड्यूरा मैटर के बाद जो आती है दैट इज द एरेकेनाइड, ठीक है ना। ये कौन सी होती है, एरेकेनाइड मैटर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर आप लोगों को एक तीसरी लेयर भी होती है जो कि मैंने अभी यहाँ पर नहीं बनाई, तो मैं यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा ड्रॉ करके आप लोगों की आसानी के लिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो तीसरी लेयर होती है उसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, पिया मैटर का, उसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 लेयर होती है ना, इसको हम यहाँ पर कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो एरेकेनाइड मैटर है या फिर जो हमारे पास क्या है जी, पिया मैटर है, इन दोनों के दरमियान में आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, एक लिक्विड मिलता है, और उस लिक्विड को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, CSF, ठीक है, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या है ये, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और यहाँ पर देखें ना, तो ये किस तरह एक्ट करता है, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है ना। ये किस तरह से एक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह से एक्ट करता है। प्लस यहाँ पर ये जो है, ये जो हमारा ब्रेन होता है उसको किससे बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, CSF होता है। ये हमारी क्या होती है, ये प्रोटेक्शन होती है हमारे ब्रेन की। पहला है स्कल और तीसरा हमारे पास, दूसरी हमारे पास क्या होती है, मेनिंजेस, जिसके अंदर 3 लेयर होती हैं, ठीक है। तो ये तो हमने जो है वो बाहर से क्या हमने देख लिया, इसकी प्रोटेक्शन देख ली। अब जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर लेते हैं, फोर ब्रेन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब फोर ब्रेन में यहाँ पर देखो कि जो मैंने यहाँ पर रेड एरिया ड्रॉ किया है वो हमारे ब्रेन का क्या है जी, फोर ब्रेन। और ये जो फोर ब्रेन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से MCQs तो आएंगे ही आएंगे, याद रख लें, यहाँ से MCQs आएंगे, तो आप लोगों ने इसको जो है वो ध्यान से करना है। अब यहाँ पर देखो कि सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, फोर ब्रेन की। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, हमारे पास क्या है जी, ये फोर ब्रेन है, ठीक है ना। अब इस फोर ब्रेन के अंदर आप लोगों को मजीद पार्ट्स दिखते हैं। एक है हमारे पास क्या चीज़, सेरिब्रम, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा पार्ट होता है जी, थैलेमस, ठीक है, थैलेमस। और तीसरा हमारे पास क्या होता है जी, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपो, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है जी, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो आप लोगों को मैंने रेड जो लाइंस ड्रॉ की हैं, दैट इज दी हमारे पास क्या होती है जी, ये है जी सेरिब्रम।
अब इस सेरिब्रम को देखो तो जो हमारा फोर ब्रेन है ना, अगर हम अपने पूरे ब्रेन को देखें उसके तीन जो हमारे पास क्या है पार्ट्स हैं, उसमें से हमारा जो फोर ब्रेन होता है ना, ये हमारे ब्रेन के पार्ट्स में से लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ फोर ब्रेन के पार्ट्स को देखें तो उनके पार्ट्स में से जो सबसे लार्जेस्ट होता है दैट इज द सेरिब्रम। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये है जी लार्जेस्ट, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर जो सेरिब्रम होता है उसके सरफेस को अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या हम नाम दे देते हैं जी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, पहली चीज। अब यहाँ पर देखो तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आप लोगों को क्या दिख रहे हैं, फोल्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, लाइक दिस। ये आप लोगों को इस तरह के क्या दिखते हैं, इस तरह के आप लोगों को फोल्ड्स दिखते हैं। इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं जायरी, या जो हमारे पास सिंगल होता है उसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, जाइरस का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो क्या होते हैं, ये जो जायरी है या फिर हमारे पास ये जो फोल्ड्स होते हैं ना, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये सेपरेट होते हैं यहाँ पर एक ग्रूव से। किससे, ग्रूव से। किस चीज का नाम ले रही हूँ, ग्रूव से। अब कुछ ग्रूव ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, शैलो होते हैं, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, सल्कस, ठीक है। और जो हमारे पास क्या होते हैं, डीपर होते हैं, उसको हम नाम क्या दे देते हैं, किस चीज का, फिशर का। मैं आपको डायग्राम में यहाँ पे समझा देती हूँ। सपोज करो ये हमारे पास एक डीपर है, ठीक है ना, फिर हमारे पास ये क्या है, ये डीपर है, ये इस तरह से, मतलब क्या है कि जो हमें शैलो दिखेगा, ये सपोज करो ये शैलो है, ठीक है। अब ये जो शैलो है इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देंगे, सल्कस का नाम दे देंगे, और जो डीपर है इसको हम किसका नाम दे देंगे, फिशर का नाम दे देंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, इसको हमने यहाँ पर दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, किस में, टू पार्ट्स के अंदर, ठीक है ना। और उन पार्ट्स को हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या हम नाम दे देते हैं जी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, सेरिब्रल हेमी, ठीक है, स्फीयर का हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर डायग्राम भी देख रहे होंगे कि ये जो हमारा क्या होता है, सेरिब्रम होता है, दो पार्ट के अंदर ऐसे डिवाइड होता है। ब्रेन को देखो तो ब्रेन में ये दो पार्ट के अंदर इस तरह से डिवाइड होता है, और ये जो दोनों पार्ट होते हैं ये डिवाइड तो होते हैं लेकिन साथ में कनेक्टेड भी होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि ये जो हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं ये क्या होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, किस चीज से, थ्रू बैंड ऑफ एक्सोन, ठीक है ना, बैंड ऑफ एक्सोन। और उसको हम फिर नाम क्या दे देते हैं, कॉर्पस, ठीक है ना, कॉर्पस कॉल्सम, ठीक है ना। यहाँ पर हम उसको नाम क्या दे देते हैं जी, कॉर्पस कॉलोसम, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है जी, सेरिब्रम है, ठीक है। तो सेरिब्रम के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ह्यूमन ब्रेन का, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सारे का सारा स्ट्रक्चर बताऊंगी, फंक्शन नहीं बता रही अभी मैं, सिर्फ अभी आप लोगों ने पार्ट्स के ऊपर फोकस करना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सिर्फ पार्ट समझे, बाद में जब ये सारे पार्ट्स डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो फंक्शन देखेंगे। अभी पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सेरिब्रम का सारा मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है बता दिया। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सेरिब्रम जो होता है ना, इसको हमने लोब्स के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। जो हमारे पास फोर ब्रेन का क्या है जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या होता है कि चार पार्ट के अंदर हमने इसको मजीद जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो पहला, अगर आप लोग ये वाला जो आप लोग ब्लू कलर में देख रहे हो, इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, यह फ्रंटल लोब। कौन सा लोब है जी, यह है हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब को अगर आप यहाँ पर देखो, अपने माथे से लेकर यूं इस तरह से हाथ रखो, जहां तक ये जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक, तो ये हमारा क्या है, फ्रंटल लोब है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हर लोब का अपना अपना अलग से क्या है, फंक्शन है। यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप लोगों ने इसको नोट करना है और ध्यान से इसको याद करना है। फ्रंटल लोब को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका काम क्या होता है, जो हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमारे पास क्या होती है, एबिलिटी होती है, वो फ्रंटल लोब के पास होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो रीजनिंग हम देते हैं, ठीक है ना, किसी से बहस हो गई, ठीक है ना,
तो जो हम रीजनिंग देते हैं तो ये भी हमारे पास कौन करवाता है, हमारा जो है वो फ्रंटल लोब करवाता है। इसके अलावा जो इमोशनल कंट्रोल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो इमोशनल कंट्रोल होते हैं, ये भी यही करवाता है। इसके अलावा जो हम बोलते हैं तो स्पीच में जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं, हमारी जबान किस तरह से मूव कर रही है, ये भी यही कराता है। और इसी तरह से हमारे पास जो क्या होते हैं, सोशल बिहेवियर होते हैं, ठीक है, ये भी यही कंट्रोल करवाता है। और इसके अलावा जो मोटर कंट्रोल होते हैं ये भी यही परफॉर्म कराता है। ये हो गया हमारे पास क्या चीज, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के बाद अब यहाँ पर आप लोगों ने हाथ रखा था, जहां तक गया तो ये हमारा क्या था, फ्रंटल लोब था। अब यहाँ पर देखिए जो एरिया यहाँ तक बच गया, यहाँ से लेकर अब आप लोग यहाँ तक हाथ रखोगे ना, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हो, अब जहां पर मेरा हाथ है, इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, ये है हमारा पेरिटल लोब। ये वाला जो आप लोग येलो में देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिटल लोब। समझ आ गया, ये हमारा है जी पेरिटल लोब। पेरिटल लोब के भी अपने यहाँ पर फंक्शन होते हैं, तो वन बाय वन करके मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये क्या करवाता है, ये परसेप्शन करवाता है, ठीक है ना, ये क्या कराता है, परसेप्शन करवाता है। दूसरा अगर हम यहाँ पर इसका काम देख लें तो दूसरा इसका काम क्या होता है, ये कराता है रिकग्निशन कराता है। क्या कराता है जी, रिकग्निशन। तीसरा इसका काम क्या होता है कि ये क्या कराता है, ये मूवमेंट जो होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, ये उसको जो है यहाँ पर करवाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है हमारे पास थर्ड लोब, और ये जो पिंक कलर में आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, दैट इज द हमारे पास ऑक्सीपिटल, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब। ये जो हमारा पेरिटल लोब है, पेरिटल लोब के बाद हमारे पास क्या था कि ये जो एरिया यहाँ तक बच गया था, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, ऑक्सीपिटल लोब का हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं। और ऑक्सीपिटल लोब को अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीपिटल लोब हमारे पास यहाँ पर क्या कराता है, ये जो है ये विजन कराता है, प्लस जो कलर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करवाने में हमारी हेल्प करता है। और ये जो आप लोग ग्रीन कलर में देख रहे हो ना, इसको हम यहाँ पर किसका नाम दे देते हैं, ये है हमारे पास क्या चीज, टेम्पोरल, जो हमारे कान के एरिया के नजदीक होता है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, टेम्पोरल का नाम दे देते हैं। अब ये जो टेम्पोरल होता है, टेम्पोरल में हमारे पास क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें, इसका काम क्या होता है जी, इसका काम होता है जी किस चीज में, मेमोरी में, ठीक है, इसी तरह से स्पीच के अंदर भी ये हेल्प करता है। इसी तरह से जो हम किसी भी चीज का जो है वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, वो भी हमारे पास किसका काम होता है, टेम्पोरल का काम होता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ऑडियो वगैरह होती है, जो भी हम सुन रहे होते हैं, जिस किस्म की आवाज़ हम सुन रहे होते हैं, वो भी यहीं से हमें जो है यहाँ से एनालाइज होती हैं। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, लोब ऑफ फोर ब्रेन। अभी फोर ब्रेन का हमने सिर्फ एक पार्ट पढ़ा और यहाँ पर हमने लोब डिस्कस की है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं जी, हमारे पास क्या है जी, ये जो हमारे पास रिमेनिंग फोर ब्रेन के पार्ट्स थे, तीन थे ना, सेरिब्रम पढ़ लिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ पर ये जो आप लोग ये वाला रेड कलर देख रहे हो, दैट इज द, ये क्या है, थैलेमस, ठीक है। अब थैलेमस हमारे पास ये क्या होता है, ये बिलो द सेरिब्रम होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो थैलेमस है ना, ये एक सिस्टम बनाता है और उस सिस्टम को हम क्या नाम दे देते हैं, लिम्बिक सिस्टम। अब ये लिम्बिक सिस्टम जो है ना, इसके अंदर आप लोगों को जो है वो तीन चीजें दिखती हैं। एक आप लोगों को ये वाला जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला व्हाइट कलर में, ये अब जो मैंने अभी क्या किया, फिल किया है, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब पहला स्ट्रक्चर लिम्बिक सिस्टम में, पहला स्ट्रक्चर क्या है, हाइपोथैलेमस है। दूसरा आप लोगों को क्या दिखते हैं, दूसरे आप लोगों को यहाँ पर जो है वो आलमंड शेप के स्ट्रक्चर दिखते हैं, दो आलमंड शेप के आप लोगों को क्या दिखते हैं, स्ट्रक्चर दिखते हैं। और उन स्ट्रक्चर को हम नाम क्या दे देते हैं, एमिगडाला, ठीक है, एमिगडाला हम इनको नाम दे देते हैं। और फिर यहाँ पर दो और लाइक शेप के आप लोगों को जो है वो क्या दिखते हैं, और शेप के आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखते हैं, उसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, हिप्पोकैम्पस का, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है या फिर हाइपोथैलेमस है, ये क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से, तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरे का पूरा फोर ब्रेन। अब बात करते हैं हम किस चीज की, मिड ब्रेन की।
ठीक है। ये जो आप लोग ग्रीन कलर में ये वाला एरिया देख रहे हो, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, मिड ब्रेन का। ठीक है, ये क्या है जी, हमारा मिड ब्रेन है। तो ये जो मिड ब्रेन होता है ना, दोनों पोर्शन के दरमियान में होता है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में होता है। इसका काम क्या होता है कि दोनों को कनेक्ट कराता है। ठीक है, सिंपल से इसका काम है। फिर बात करते हैं हम किस चीज की, हाइंड ब्रेन की। किसकी बात करते हैं, हाइंड ब्रेन की। अब हाइंड ब्रेन को देखो तो इसमें 3 पोर्शन है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, इसको हम यहाँ पे नाम क्या दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं पोन्स का। ठीक है, और ये जो आप लोग लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं हम इसको, सेरिब्यूलम, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का एक स्टैक आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी मेड्यूला ओब्लंगेटा। ठीक है, ये क्या है जी, ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा है। समझ आ गया। तो ये 3 पोर्शन हमारे पास किस में है, हाइंड ब्रेन में है। 3 ही पोर्शन हमारे पास फोर ब्रेन में थे। मिड ब्रेन का कोई हमारे पास सब पार्ट नहीं है, ये बस एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जितने भी पार्ट्स हमने पढ़े हैं वन बाय वन करके हम इसका जो है वो यहाँ पर फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन में आप लोगों को नहीं पढ़ा रही, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने फ्लो चार्ट जो है इसको कॉपी करवा के ना आप लोगों के लिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, आप लोग इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड पर हो जाती हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, अब एक एक पार्ट्स के मैंने यहाँ पर जो है फंक्शन लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। या फिर अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो मैं आप लोगों को ये जो नोट्स हैं आप लोगों को जो है वो इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में। वहां पर जाकर आप लोग गूगल ड्राइव पर पहुंचेंगे, गूगल ड्राइव पर आप लोगों को ये मेरी पीपीटी जो है मिल जाएगी। फिर आप लोग इजीली इसको जो है एक्सेस करके उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद से रीड करना है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये क्या क्या है। ठीक है ना, और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं कि वो फौरन होने वाले रिएक्शन जो कि किसी भी स्टिमुलाई पर बगैर सोचे समझे हों। क्योंकि अगर हम यहाँ पर इन एक्शन के ऊपर सोचने बैठ गए तो हो सकता है कि हमारा बॉडी हार्म हो जाए। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, क्या होते हैं, ये रैपिडली, ठीक है, ये रैपिडली प्लस हमारे पास कौन से रिएक्शन होते हैं, ये इनवॉलेंटरी रिएक्शंस होते हैं जो कि किसी भी स्टिमुलाई पर बगैर सोचे समझे होते हैं। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें ना, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो रैपिडली जो एक्शन होते हैं, परफॉर्म होने वाले जो एक्शन होते हैं, इनको कौन कराता है, इनको हमारा ब्रेन कराता है। सॉरी, ब्रेन नहीं कराएगा, ये बात आप लोग माइंड में रखिएगा। इनको हमारा क्या कराता है, स्पाइनल कॉर्ड कराता है। स्पाइनल कॉर्ड क्यों कराता है भाई, ताकि जो हमारा एक्शन है वो जल्दी से परफॉर्म हो। क्योंकि अगर ये ब्रेन करेगा तो ब्रेन तो पहले एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद जो है वो दोबारा क्या करेगा, कमांड करेगा। तब तक हमारा बॉडी हार्म कर चुका होगा। ठीक है, तब तक हमारा बॉडी हार्म कर चुका होगा। तो ये जो हमारे पास छोटे छोटे और रैपिडली होने वाले एक्शन होते हैं ना, ये कौन करवाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड करवाता है। सपोज कर लो मैं ऐसे ठहरी हूँ अपने ख्याल में, ठीक है, और मुझे पीछे से आकर किसी ने यहाँ पर चुंटी काटी तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं चौंक जाऊंगी। अब चुंटी काटने का जो हमारे पास क्या है कि स्टिमुलाई है, उसके रिजल्ट में मैं क्या हो गई, चौंक गई। तो ये जो रिएक्शन होते हैं ना, छोटे छोटे रिएक्शन कौन करवाता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड कराता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे ब्रेन का कोई अमल दखल नहीं होता। यहाँ इतना जरूर होता है कि जो भी हमारे पास क्या हो चुका है, हैपनिंग हुई है, ठीक है ना, उसकी मेमोरी ब्रेन में जरूर स्टोर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए हम कॉन्शियस जरूर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये एक्शन परफॉर्म करने में इसका कोई जो है वो रोल नहीं होता। अब रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है, कौन सा ये रास्ता अडॉप्ट करता है, हम इस चीज को डिटेल के साथ देखते हैं। तो रिफ्लेक्स हमारे पास एक टर्म है रिफ्लेक्स आर्क। अब ये जो रिफ्लेक्स आर्क है, ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास न्यूरल पाथवे है। एक ऐसा पाथवे है जिसके ऊपर जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है ना, ये ट्रैवल करती है। और रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें न्यूरॉन्स भी चाहिए, हमें स्पाइनल कॉर्ड चाहिए। तो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर समझिए, मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक स्टिमुलाई। अब यहाँ पर हम कौन से स्टिमुलाई ले रहे हैं, स्टिमुलाई ऑफ हॉट,
ठीक है, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर हीट वाली जो है स्टिमुलाई ले रहे हैं। अब ये जो स्टिमुलाई है उसको रिसीव करने वाला हमारे पास कौन है जी, रिसेप्टर है। रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हमारे स्किन में प्रेजेंट होंगे। सपोज कर लो अचानक से हमारा हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर गया, हमें पता नहीं था कि हमने यहाँ पर किसी गर्म चीज को यहाँ पर टच कर लिया, फौरन से ये जो स्टिमुलाई होगी ना हॉटनेस की, ये जाएगी हमारे पास रिसेप्टर पे। रिसेप्टर इसको लेके जाएगा हमारे किसकी तरफ, हमारे सेंसरी न्यूरॉन। ये जो आप लोग ये न्यूरॉन देख रहे हो, ठीक है ना, ये हमारे पास कौन सा है, ये सेंसरी न्यूरॉन है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। अब ये न्यूरॉन उस स्टिमुलाई को कैरी करके कहाँ पे लेके जाएगा, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेके जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर देखो कि येलो कलर के आप लोगों को क्या दिख रहा है, न्यूरॉन दिख रहे हैं, एंड दैट इज दी हमारे पास कौन से न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि क्या हो रहा है, और एनालाइज करने के बाद ये क्या कहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को कहेंगे कि एक्शन लो, ठीक है। अब फिर जैसे ही यहाँ पर एनालाइज हो जाएगी सिचुएशन, तो फिर स्पाइनल कॉर्ड इंटर न्यूरॉन से मैसेज भेजेगा किस चीज को, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन का कनेक्शन होता है किस चीज के साथ, इफेक्टर के साथ। किसके साथ होता है जी, इफेक्टर के साथ। इफेक्टर कौन हो सकते हैं, या तो मसल हो सकते हैं या फिर ग्लैंड हो सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पर हमारे पास मसल है। तो ये जो हमारे पास क्या होंगे, मोटर न्यूरॉन है, कहाँ पर आए हुए हैं, हमारे मसल के ऊपर आए हुए हैं। मसल के ऊपर जैसे ही यहाँ पर ये ऑर्डर लेकर आएंगे ना हमारे पास, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, कि टेक एक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा हाथ है अगर तो गर्म चीज के ऊपर है तो फौरन से हम क्या कर लेंगे, पीछे हटा लेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो ये बहुत तेजी से होता है, हम सोचते भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या क्या होता है, तेजी से हो जाता है, ठीक है। लेकिन ब्रेन का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ब्रेन सोचेगा तो हमें हार्म हो सकता है। तो ये तो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ तक पहुंच गए हो तो प्लीज आप लोग अपना फीडबैक दे दे, आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया, या फिर कोई पॉइंट आपका स्किप हो गया तो आप लोग मुझसे इजीली कंफर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एंड दैट इज द नर्व इम्पल्स। यहाँ से MCQ आएगा, MCQ यहाँ से मस्ट है, आएगा, आप लोगों ने इसको ध्यान से जो है वो करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास क्या होती है, नर्व इम्पल्स होती है, ये होती क्या है, नर्व इम्पल्स कहते हैं किसको है। नर्व इम्पल्स का मतलब ये होता है कि जो मैसेज आया है वो न्यूरॉन से कैसे ट्रांसफर होगा, क्या क्या इवेंट्स अकर होंगे। अब ये जो नर्व इम्पल्स होता है ना, इसमें 3 इवेंट्स होते हैं। 3 इवेंट्स आप लोगों को समझाऊंगी, पूरे का पूरा नर्व इम्पल्स आप लोगों ने समझ लें, ठीक है। तो पहला इवेंट हमारे पास क्या होता है, वो होता है जी पोलराइज, ठीक है, पोलराइजेशन जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास डीपोलराइजेशन, ठीक है। और तीसरा इवेंट हमारे पास कौन सा होता है, वो होता है जी रीपोलराइजेशन। 3 इवेंट्स हैं। 3 इवेंट्स में क्या क्या होगा ये समझ लें, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है ना, आसानी से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बस फोकस आप लोगों का चाहिए। इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को फोकस चाहिए, बाकी ये टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि नर्व इम्पल्स को सुनते ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सी गड़बड़ स्टार्ट हो गई है। ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए, ये टॉपिक आपके फिंगर टिप पे होगा। अच्छा, यहाँ पर नर्व इम्पल्स को समझने के लिए हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर चाहिए, जो कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। उसमें हम सारे का सारा न्यूरॉन नहीं बनाएंगे, हम जस्ट वो पार्ट बना रहे हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। अब वो कौन सा पार्ट है, दैट इज द एक्सॉन, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बना रही हूं, ये है जी मेरे पास एक एक्सॉन, ठीक है। ये क्या है, एक एक्सॉन है, ठीक है। और एक्सॉन की जैसे कि हमने कहा कि उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक्सोप्लाज्म है, और उसकी जो मेम्ब्रेन है दैट वी कॉल्ड एक्सोलेमा, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हमारे पास नर्व इम्पल्स है, अगर तो वो नहीं आई, यानी कि न्यूरॉन जो है वो किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, एट रेस्टिंग स्टेज में यहाँ पे लिख दूं क्या है जी, एट रेस्टिंग स्टेज। मैं आराम आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रेस्टिंग स्टेज पर अगर हमारे पास क्या है, एक न्यूरॉन है, यानी कि कोई मैसेज नहीं आया, कोई इंपल्स नहीं आई, कोई स्टिमुलाई नहीं आई, रिसेप्टर ने किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव नहीं किया। होता क्या है रेस्टिंग स्टेज पर, रेस्टिंग स्टेज पर क्या होता है कि जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में आप लोगों को यहाँ पे चार्ज दिखता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिखता है कि अंदर आप लोगों को क्या दिखता है, नेगेटिवली
चार्जेस प्रोटीन आप लोगों को यहाँ पर दिखती हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को क्या दिखता है, पोटाशियम आयन दिखते हैं। और बाहर की तरफ आप लोगों को क्या दिखता है जी, सोडियम के आयन्स आप लोगों को यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हैं, अंदर ये है प्रोटीन, नेगेटिवली चार्जेस प्रोटीन है, और बाहर हमारे पास सोडियम चार्ज है। तो यहाँ पर अगर हम नेट चार्ज देखें कि अंदर और बाहर चार्ज कौन सा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि अंदर की तरफ जो चार्ज है दैट इज द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों है, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर पोटाशियम भी तो है अंदर की तरफ, ठीक है ना, पॉजिटिव आयन है ना, पोटाशियम भी तो है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिवली चार्जेस प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। और बाहर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सोडियम है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बाहर की तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये नेट चार्ज हो गया अब हमारे पास। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास रेस्टिंग स्टेज पर हम कहते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं पोलराइज का, ठीक है, कि मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज है, मतलब कि इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ही मतलब क्या होता है, पोलराइज है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है, ठीक है, जब कोई भी स्टिमुलाई नहीं है तब पोटेंशियल कितना होता है, तब पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट, यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, जब रेस्टिंग स्टेज पर होता है हमारा न्यूरॉन, कोई इंपल्स नहीं, कोई मैसेज नहीं, तब क्या होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जी लीकी चैनल। क्या प्रेजेंट होते हैं जी, मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पर सपोज कर लो ये क्या प्रेजेंट है जी, ये लीकी चैनल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है जी, लीकी चैनल प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लीकी चैनल होते हैं ना, ये ऑल द टाइम ओपन रहते हैं, और इनकी वजह से यहाँ पर गड़बड़ हो रही होती है। और वो गड़बड़ क्या होती है कि ये जो बाहर के हमारे पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं, वो अंदर की तरफ आते हैं, और अंदर वाले कहाँ पे जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, जिससे कंसंट्रेशन में क्या हो रहा होता है, कंसंट्रेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो ये तो हमने होने नहीं देना, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास बाहर पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव ही रखना है, अंदर नेगेटिव है तो अंदर नेगेटिव ही रखना है। जब यहाँ पर बाहर से सोडियम अंदर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अंदर का नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर का हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये नहीं होने देना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है लीकी चैनल की इस गड़बड़ को सेट करने के लिए यहाँ पर एक और चीज होती है जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है ना, सोडियम पोटाशियम पंप का हम इसको नाम दे देते हैं। अब ये हम इसको क्या कराएंगे, चलाएंगे। अब ये खुद से नहीं चलेगा, इसको यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एटीपी प्रोवाइड करेंगे। जब इसको एटीपी प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये अंदर से जो हमारे पास क्या है कि बाहर से जो सोडियम अंदर आए थे, तो ये क्या करेगा, अंदर से 3 सोडियम को कहाँ पे लेके जाएगा, बाहर की तरफ। समझ आ गया। और फिर क्या करेगा कि जो बाहर है, ठीक है ना, बाहर क्या गए थे, पोटाशियम गए थे, ठीक है, तो बाहर से पोटाशियम को क्या करेगा, अंदर की तरफ भेजेगा। कितने पोटाशियम, 2 पोटाशियम। याद रखिएगा, एटीपी के यूज करने पर 3 सोडियम अंदर से बाहर और बाहर से 2 सोडियम क्या होंगे, अंदर की तरफ आएंगे। तो ये सारा कुछ हो रहा था कब, हमारे पास रेस्टिंग स्टेज पर। इवेंट्स याद रख लें, जो हमारे पास मेम्ब्रेन होगी उसको पोलराइज कहेंगे, पोटेंशियल हमारे पास -70 वोल्ट होगा, लीकी चैनल प्रेजेंट होंगे, ओपन रहते हैं, और इससे क्या होता है, गड़बड़ हो रही होती है। अब फिर हमारे पास सपोज कर लो क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर आ गई जी क्या चीज, इंपल्स आ गई, ठीक है। क्या आ गई, हमारे पास इंपल्स आ गई। मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर क्या आई, इंपल्स आई। अब ये जो इंपल्स होती है ना, अब ये हर वैल्यू का इंपल्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो ये पोटेंशियल था, कितना था, -70 मिली वोल्ट था। यहाँ पर इंपल्स हमें कितनी चाहिए होगी, इंपल्स हमें चाहिए होगी -55 टू -60 मिली वोल्ट की हमें ये स्टिमुलस चाहिए। न इससे ऊपर न इससे ज्यादा, आल और नन वाला प्रोसेस है, या तो पूरी चाहिए, ये चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये इंपल्स सपोज करो आई। अब इंपल्स के आने पर होगा क्या कि इंपल्स के आने पर हमारे पास क्या होता है कि जो क्या होते हैं जी, सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल। क्या लिख रही हूँ, सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जी ओपन,
ठीक है ना। इनके ओपन होने से क्या होगा कि बाहर के जो हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर जो सोडियम होंगे, ठीक है, क्या होंगे, सोडियम, ये क्या करेंगे, ये अंदर की तरफ आएंगे, क्या होंगे, ये अंदर की तरफ आएंगे। जब ये अंदर की तरफ आएंगे दोबारा से चार्ज बिगड़ जाएंगे। वो कैसे कि यहाँ पर अंदर की तरफ अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के अंदर आने से बाहर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। और इस वक्त हम कहेंगे कि हम रेस्टिंग से कहां पर आ गए जी, एक्शन पोटेंशियल पर आ गए, ठीक है। और इस वक्त जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, +35 तक ये चला जाएगा। यहाँ पर -70 मिली वोल्ट था, यहाँ पर +35 पर होगा। और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डीपोलराइज हो गई। यहाँ पर क्या हो गई जी, मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई। समझ आ गया कि हमने जब यहाँ पर स्टिमुलाई को रिसीव किया, स्टिमुलाई के आने पर क्या क्या हुआ, चार्ज दोबारा से क्या हो गए, उलट हो गए। और हमने कहा कि हम रेस्टिंग से एक्शन पोटेंशियल पर आ गए, पोटेंशियल कितना चला गया, +35 तक। और मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज। चार्ज क्यों यहाँ पर उलट हो रहे हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन हुए, क्या हुए, सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन हुए, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज का यहाँ पर अल्टरनेशन हो गया। अब क्या होगा, अब सपोज कर लो इम्पल्स तो आई, इम्पल्स के आने पर ये इस एरिया पे आई, इस एरिया से फिर इसने यही चीज, यही इमर्स करते करते इसने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर आएगी, मतलब क्या है कि ये अब आगे आगे की तरफ चलती चली जाएगी। यूं यहाँ पे थी, यहाँ से फिर यूं इस तरह से ट्रेवल करती करती कहाँ पे जाएगी, आगे की तरफ। अब जैसे जैसे ये आगे जाएगी तो पीछे वाला एरिया हमने दोबारा से सेट करना है, दोबारा से इसको क्या करना है, दोबारा से हमने इसको ये वाला इस तरह से हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि जब स्टिमुलाई आई थी तो गड़बड़ हो गई थी, अंदर बाहर की तरफ जो आयंस थे वो गड़बड़ हो गए थे। अब हमने क्या करना है, इसी गड़बड़ को सेट करना है। गड़बड़ को सेट करने के लिए ये पीछे वाला एरिया, मतलब क्या है कि ये अब स्टिमुलाई आगे की तरफ जा रही है और ये पीछे वाला एरिया, पीछे वाले एरिया को दोबारा से हमने क्या करना है, पोलराइजेशन की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, क्या सपोज करो यहाँ पर हमारे पास बाहर की तरफ क्या था, नेगेटिव चार्ज था और अंदर की तरफ क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अब हम चाहते हैं कि ये इस तरह से हो जाए कि बाहर यहाँ पर जब रेस्टिंग स्टेज पर था तो पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था। तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पर फिर हम क्या चलाएंगे, हम यहाँ पर चलाएंगे जी क्या चीज, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल। यहाँ पर हम क्या चलाएंगे, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल। यहाँ पर क्या चलाया था, सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल। यहाँ पर सिर्फ क्या चला रहे हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, पीछे वाले एरिया को सेट करने के लिए। अब ये क्या करेगा कि अंदर जितने भी हमारे पास क्या होंगे, अंदर की तरफ जो पोटाशियम आयन होंगे ना, ये इनको क्या कहाँ पे लेके जाएगा, ये इनको बाहर लेके जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन हो जाएगा, ठीक है। जब ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन होगा तो जैसे ये पोटाशियम आयन बाहर जाएगा तो इसके बाहर जाने से बाहर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि बाहर की तरफ ये K+ आ गए, अंदर अभी भी हमारे पास क्या है, सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज हमने मैच कर ली एंड दैट इज द आयंस। अंदर की तरफ फिर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएंगे, अंदर की तरफ नेगेटिव, एक चीज मैच कर ली एंड दैट इज द आयन। यहाँ रेस्टिंग स्टेज पर देखिए कि बाहर पॉजिटिव था, अब हमने पॉजिटिव कर लिया, अंदर नेगेटिव था, अंदर नेगेटिव कर लिया। एक चीज गड़बड़ हो गई एंड दैट इज दी हमारे पास क्या चीज, यहाँ पर आयंस, ठीक है ना। चार्जेस तो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने इक्वल कर लिए लेकिन आयंस नहीं हुए। कैसे कि रेस्टिंग स्टेज पर बाहर सोडियम था लेकिन यहाँ पर इस स्टेज पर क्या है, पोटाशियम बाहर है। तो इस चीज को यहाँ पर फिल करने के लिए हम दोबारा से क्या चलाएंगे, हम दोबारा से सोडियम पोटाशियम पंप चलाएंगे, दोबारा से सोडियम पोटाशियम पंप हम यहाँ पर चलाएंगे। अब ये क्या करेगा, ये दोबारा से एटीपी को यूज करेगा। एटीपी को यूज करने पर 3 सोडियम को क्या करेगा, 3 सोडियम को अंदर से बाहर, अब की बार क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ भेजेगा। कितने, 3 सोडियम को। और 2 जो पोटाशियम होंगे वो क्या करेगा, ये बाहर से क्या करेगा, अंदर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर क्या होगा कि ये पोटाशियम अंदर आ जाएंगे और सोडियम बाहर चले जाएंगे। तो बाहर सोडियम होंगे और अंदर फिर क्या होंगे, पोटाशियम होंगे। तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि हम कहेंगे कि हमने जो क्या है जी,
कि हमने जो मेम्ब्रेन है उसको हमने क्या कर दिया, रीपोलराइज कर दिया। ठीक है, पहला हमने क्या कहा था, पोलराइज है, फिर हमने कहा था कि ये डीपोलराइज होगी, चार्ज बिगड़ गया, उसको हमने क्या किया, इस पोलराइज वाली स्टेट से हमने मैच किया, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, रीपोलराइज, हमने इसको दोबारा से यहाँ पर कर लिया। अब कैसे किया, 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, 3 चीजें कि रेस्टिंग स्टेज पर हमने 2 चीजें यहाँ पर चलवाई थी, एक लीकी चैनल था, दूसरा सोडियम पोटेशियम पंप था। ठीक है, ये मेंटेन रहा था। जब स्टिमुलाई आया तो हमने क्या चलाया, सोडियम पोटेशियम गेटेड चैनल, जिससे आयंस चेंज हो गए, जिससे चार्ज चेंज हो गए। फिर इस चीज को सेट करने के लिए हमने क्या चलाया, हमने चलाया जी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, हमने यहाँ पर चलाए, जिससे दोबारा से हमने आयंस को क्या कर लिया, यहाँ पर जो है वो इक्वल कर लिया। अब इसी चीज को हम यहाँ पर समझते हैं किस चीज के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है। ये आप लोगों को अब मैं इजीली करके समझा रही हूँ। सपोज करो ये क्या है, ये है जी -90 मिली वोल्ट है, ये -70 है, यानी कि रेस्टिंग पर है। अब ये जो सिचुएशन है ये सपोज कर लो -55 to 60 है, यानी कि यहाँ पे स्टिमुलाई आया, यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है कि चलता चला जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 40 है, और यहाँ पर हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, +35 तक। अब 3 इवेंट्स थे, 3 इवेंट्स में हुआ क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे पास क्या था कि कोई भी हमारे पास क्या था कि स्टिमुलाई नहीं था, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ से है, सॉरी, ठीक है, नहीं था, तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई इंपल्स नहीं है, तो जो पोटेंशियल था वो -70 मिली वोल्ट था। अब जैसे सपोज करो पोटेंशियल आया, तो यहाँ पर सपोज करो ये स्टिमुलाई आया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये अपना ग्राफ ऊपर लेके जाएगा। ग्राफ ऊपर क्यों लेके जाएगा, क्योंकि स्टिमुलस के आने पर हमारे पास क्या ओपन हुए थे, सोडियम पोटेशियम गेटेड चैनल। पीछे देखिए यहाँ पर क्या था, सोडियम पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हुए थे, जिससे क्या हुआ था, जिससे हुआ था इन फ्लक्स ऑफ सोडियम अंदर आए थे, और पोटेंशियल कितने के ऊपर चला गया था, +35 के ऊपर चला गया था। जब हमारे पास स्टिमुलस अगले एरिया पे जाएगा, तो पिछले एरिया को हमने क्या करना होगा, रीपोलराइज करना होगा। तो रीपोलराइज करने के लिए हम यहाँ पर क्या चलाएंगे, हम यहाँ पर चलाएंगे जी वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल। अब जैसे ही हम पोटाशियम चैनल को चलाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा जी हमारे पास ई फ्लक्स ऑफ, ठीक है, ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम, यानी पोटाशियम हमने क्या किए थे, बाहर की तरफ, ये देखो पोटाशियम हमने क्या किए थे, बाहर की तरफ हमने भेजे थे, तो यहाँ पे ई फ्लक्स होगा पोटाशियम की तरफ, और दोबारा से हम इसको फिर कहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पर जो है वो रेस्टिंग की तरफ लेकर आएंगे। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास रेस्टिंग में पोटेंशियल कितना है, -70 है, इसको तो यहाँ तक जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए था, लेकिन ये स्टॉप नहीं होता, ये थोड़ा सा हमारे पास क्या है 90 पे चला जाता है, -90 पे चला जाता है। क्यों 90 पे चला जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल को ओपन किया था ना, ये थोड़ी देर ज्यादा ओपन रह जाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर क्या हो जाते हैं, ज्यादा ओपन रह जाते हैं, फिर -90 पे चला जाता है। -90 पे हमने नहीं रखना, हमें -70 चाहिए, तो हम दोबारा से क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप को हमने यहाँ पर जो है वो ओपन किया। जैसे ही हम सोडियम पोटेशियम पंप को ओपन करेंगे, दोबारा से ये कहाँ पर आ जाएगा, -70 पर आ जाएगा, और ये जो स्टेज है ना जहाँ पे ये -90 पे चला गया, इस स्टेज को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। तो ये हमारे पास जब इनफ्लक्स हुआ तो ये हमारे पास क्या था, पोलराइज था, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, डीपोलराइजेशन था, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास क्या था, डीपोलराइजेशन नहीं था, ये हमारे पास रीपोलराइजेशन था, ठीक है, ये भी गलत लिखा है मैंने, ठीक है। पोलराइजेशन तो कहाँ पे था, हमारे पास -90 पे था, सॉरी 70 पे था, ये क्या था, ये पोलराइज है, यहाँ पर हमारे पास ये डीपोलराइजेशन है, ठीक है, और ये रीपोलराइजेशन है, ठीक है, और ये हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन है। तो इस तरह से हम जो है वो एक इम्पल्स को ग्राफ के थ्रू पढ़ते हैं। तो ये सारा था हमारे पास इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब हम थोड़े से यहाँ पर जो है वो एमसीक्यूज करके देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला एमसीक्यू है कि विच न्यूरॉन टाइप डायरेक्टली कैरीज इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस।
हमने जो है वो टाइप ऑफ न्यूरॉन देखा था ना, जो इम्पल्स को कैरी कर रहे थे कहाँ से कहाँ, रिसेप्टर टू सीएनएस की तरफ। वो हमारे पास कौन से होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन ही क्या कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं स्टिमुलाई को फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। नेक्स्ट है कि वे स्ट्रक्चर इंश्योर फास्टर कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। कौन सा हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है कि जो इम्पल्स होते हैं उसको फास्टर कंडक्ट कराता है, एंड दैट इज द माइलिन शीथ। इंसुलेशन था ना, इंसुलेटर की तरह से काम कर रहा था, तो ये स्पीडली उसको क्या करवा रहा था, मूव करा रहा था। फिर है हमारे पास इन विच न्यूरॉन टाइप एक्सॉन एंड डेंड्राइट आर नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि वो क्या होते हैं, अलग नहीं होते। कौन सा होता है, मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर, या फिर हमारे पास क्या होता है, इंटर न्यूरॉन। तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे जो है वो कमेंट के अंदर खुद करना है कि कौन से होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्या चीज के रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेनली ड्यू टू, रेस्टिंग पोटेंशियल क्यों हो रही थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन सोडियम आयन इनसाइड। हमने कहा था कि क्या हो रही है, ये जो हमारे पास सोडियम आयन्स होते हैं ना, ये क्या हो रही थी कि अंदर की तरफ आ रही थी, या फिर हमारे पास पोटेशियम आयन इनसाइड न्यूरॉन, तो या फिर हमारे पास नो आयन मूवमेंट। तो अगर हम यहाँ पर इसका आंसर देखें, एग्जैक्ट आंसर, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि पोटेशियम आयन इनसाइड न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या था कि पोटेशियम आयन के अंदर आने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था कि रेस्टिंग पोटेंशियल हो रही थी। फिर हमारे पास है कि डीपोलराइजेशन अकर, डीपोलराइजेशन क्यों हो रही थी, पोटेशियम के अंदर आने से, सोडियम के अंदर आने से, सोडियम के लीव करने से, या सेल बिकम मोर नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, सोडियम अंदर आ रहे थे ना, सोडियम डीपोलराइजेशन में अंदर आ रहे थे जब हमने सोडियम पोटेशियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल जो हमने क्या किया था, ओपन किया था। फिर है कि साल्टेटरी कंडक्शन अकर इन किस में होती है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में, माइलिनेटेड न्यूरॉन में। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द माइलिनेटेड न्यूरॉन। फिर है कि विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स, एक्सॉन, डेंड्राइट, माइलिन शीथ या साइनैप्स। तो हमारे पास क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। नेक्स्ट है कि साइनैप्स इज बेस्ट डिस्क्राइब एज कनेक्शन बिटवीन टू एक्सॉन, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, पार्ट ऑफ द माइलिन शीथ या इनसाइड न्यूक्लियस। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, या फिर गैप बिटवीन एक्सॉन एंड मसल, ये भी है हमारे पास, ठीक है। अगर ऑप्शन में हमारे पास आ जाए कि गैप बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये है। नेक्स्ट है कि रीपोलराइजेशन इन्वॉल्व किस चीज के लिए हो रही थी, जब पोटेशियम क्या कर रहे थे, लीव कर रहे थे, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। अच्छा, फिर है इफ माइलिनेटेड शीथ इज डैमेज व्हाट हैपेंस। अगर माइलिनेटेड शीथ डैमेज हो जाए, जो क्या करा रही थी, इंसुलेशन करा रही थी, जिससे स्पीडली इम्पल्स क्या हो रही थी, कैरी हो रही थी, तो इसके डैमेज होने से क्या होगा, इम्पल्स स्पीड इंक्रीज, बिल्कुल भी नहीं, या इम्पल्स स्टॉप कंप्लीटली, स्टॉप तो नहीं होगी कंप्लीटली, या फिर इम्पल्स स्लो डाउन या नो इफेक्ट, इम्पल्स क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये है हमारे पास आज का वन शॉट अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन